कृषि केवल एक अर्थशास्त्र नहीं है, यह एक संपूर्ण संस्कृति है, जीवन शैली है। प्रकृति और धर्म से इसका अविच्छिन्न संबंध है। यह दुकानदारी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। कृषक का दायित्व प्रकृति के प्रति भी है और उस उपभोक्ता के प्रति भी जो उसकी उगाई फसलों का उपभोग करता है। केवल अर्थ ही नहीं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की साधना का नाम कृषि है। भारतीय कृषि के प्रणेता कृष्ण और बलराम हैं। कृषि करने के कारण ही कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा और बलराम तो थे ही हलधर। लेकिन इनके आदर्श अब खेती से गायब होते जा रहे हैं। कृष्ण बड़े भारी गोपालक भी थे, लेकिन हमने गाय और कृषि का संबंध तोड़ दिया है। आज गौएं जो दर दर भटक रही हैं, काटी जा रही हैं, उठाई जा रही हैं, भगाई जा रही हैं, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है। नमस्कार मित्रों, 3 कृषि कानूनों की वापसी के शोर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दब गई। वह यह कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीरो बजट एग्रीकल्चर की बात कही। वास्तव में भारतीय कृषि की समस्याओं पर मैं काफ़ी समय से शोध कर रहा हूँ, लेकिन यह शोध वैसा नहीं है जैसा कि शोध का मतलब सामान्यतया समझा जाता है। चीज़ों की तह में जाने का मेरा अपना एक तरीका है और मैंने समझा है कि यदि हम कृषि और कृषक दोनों का कल्याण चाहते हैं, यदि हम भारत के सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं और यदि संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति का कल्याण चाहते हैं, तो भारतीय कृषि पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा, नैतिकता की ओर लौटना होगा, धर्म की ओर लौटना होगा। उसके बिना कल्याण नहीं है। जी हाँ, भारतीय कृषि प्रकृति के साथ स्थायी सहयोग है, लेकिन यह प्रकृति से बहुत दूर चली गई है। बल्कि यहाँ तक कह सकते हैं कि प्रकृति विरोधी बन गई है। यह धर्म और नैतिकता से भी बहुत दूर चली गई है और यह संपूर्ण इकोसिस्टम से भी छिन्न भिन्न हो गई है। यह अवस्था सुखदायी नहीं हो सकती और बहुत समय तक चल भी नहीं सकती। किसान की समस्याओं की जड़ तो यहाँ है। केवल कृषि ही नहीं बदली है, कृषक भी बहुत बदल गया है। वह प्रकृति से बहुत दूर चला गया है। जंगल घट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जैव विविधता घट रही है, मिट्टी में रसायनों और कीटनाशकों का जहर घुल रहा है, भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए गंभीरता का नितांत अभाव है। इसके अतिरिक्त किसान में पहले जो नैतिकता व धार्मिकता होती थी, उसका भी अब अभाव हो रहा है। किसान अपना भला तो सोचता है, लेकिन यह हरगिज नहीं सोचता कि इस चक्कर में वह जाने अनजाने किस को हानि पहुंचा रहा है। मित्रों, कृषि अर्थव्यवस्था का अंग तो है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा कि व्यवसाय या उद्योग। कृषि की प्रकृति अलग है, स्वरूप अलग है, धार्मिकता से उसका अभिन्न संबंध है। यह संबंध टूट रहा है, या कहें कि बहुत सीमा तक टूट गया है। इसलिए धार्मिकता का आशीर्वाद भी कृषि को नहीं मिल पा रहा है। कृषि प्रकृति के प्रांगण में होती है, लेकिन प्रकृति विरोधी काम करने से प्रकृति की माँ का आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा? वह तो माँ है, 1000 गलतियों के बाद भी आशीर्वादित करना चाहती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आप उस सीमा का अतिक्रमण मत कीजिए। घाक कवि की एक कहावत याद आती है, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। अर्थात सबसे उत्तम व्यवसाय खेती है, इसके बाद बिजनेस, व्यापार आदि, और तीसरे नंबर पर नौकरी आती है, और भीख तो मांगना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है?
लोगों की कृषि में रुचि घट रही है। कितने ही लोग हैं जो चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं लेकिन खेती नहीं करना चाहते। आखिर खेती से इतनी निराशा क्यों? कृषि पर जनसंख्या का दबाव ही क्या अकेला कारण है या कारण कुछ और भी है? चलिए एक घटना सुनाते हैं। घटना चीन से संबंधित है। 1958 में माओ जेडोंग ने आदेश दिया कि सारी गौरैया मार दी जाए क्योंकि वे बहुत सारा अनाज खाती हैं। कितना नृशंस हो जाता है मनुष्य अपने स्वार्थ में। एक वाल्मीकि थे जिनसे क्रौंच पक्षी की पीड़ा न देखी गई और उस पीड़ा से उनके हृदय में जो मरोड़ उठी उससे लौकिक साहित्य का पहला छंद उपजा। और एक माओ जेडोंग हुए जिन्होंने अनाज बचाने के लिए सारी गौरैया मार देने का आदेश दिया। अब आगे की बात सुनिए। जेडोंग को लगा कि गौरैया चीन के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए इन्हें मार दिया जाना चाहिए। आदेश का पालन हुआ। लोगों ने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजा बजा कर गौरैया को डरा डरा कर जमीन पर उतरने नहीं दिया। बिल्कुल आतंकित करके रखा उसे बेचारी को और उन्हें आसमान में उड़ते रहने के लिए विवश कर दिया। यहां तक कि जब वे पेड़ों पर आश्रय लेने के लिए उतरती तो वहां से भी उन्हें भगाया जाता। बहुत सी गौरैया उड़ते उड़ते थक थक कर मर गई। लोगों ने गौरैयों के घोंसले तोड़ डाले। उड़ती हुई गौरैयों को गोलियों से भून दिया। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60 करोड़ गौरैया चीन में मार दी गई। लेकिन प्रकृति भी चुप नहीं बैठी। अगले साल ही उसका प्रकोप टूटा। प्रतिक्रिया शुरू हो गई। फसलों पर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप टूट पड़ा। गौरैया कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कीड़े मनमानी करने के लिए स्वतंत्र थे। अनाज का उत्पादन इतना अधिक गिर गया कि भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही मृतकों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ थी, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 4.5 करोड़ से 7.8 करोड़ के बीच थी। इस अकाल का प्रभाव चीन पर अगले 3 सालों तक बना रहा। यह इतना भयंकर था कि मनुष्य मनुष्यों को खाने लगे। माँ बाप अपने बच्चों को खा गए और बच्चे अपने माँ बाप को। भोजन की संख्या में हजारों की संख्या में लोग कत्ल कर दिए गए। माओ ने जब गौरैया मारने का यह परिणाम देखा तो आदेश दिया कि यह अभियान रोक दिया जाए और गौरैया की जगह कीड़े मकोड़े मारने का अभियान चलाया जाए। लेकिन इसका असर भी उल्टा हुआ। चावल के उत्पादन में भारी गिरावट आई। माओ प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पाए कि प्रकृति प्रकृति है। उसके विवेक की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसका सिस्टम अद्भुत है। मनुष्य चाहे तो भी ऐसा सिस्टम स्थापित नहीं कर सकता। मित्रों, हमने चर्चा की है कि सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। यह दैवी विवेक है। संसार की समस्त जीवंत क्रिया इसी की कृपा से होती हैं। इसी की कृपा से ऋतुएं आती हैं, फूल खिलते हैं, बीजों का अंकुरण होता है और फसलें होती हैं। इसी का एक स्वरूप देवी शाकंभरी हैं, जिनकी कृपा से कृषि होती है। यहां तक कि धरती स्वयं एक देवी है। आकाश से लेकर पाताल तक, अग्नि से लेकर जल तक, सर्वत्र देवत्व की व्याप्ति है। लेकिन अब कौन देखता है इन बातों को? कौन परवाह करता है इन बातों की? अब तो यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालो, जमकर फ्लड इरिगेशन करो और फसल पैदा करो की नीति अपनाई जाती है। फसल अवशेषों को नष्ट करने के लिए पराली या नरवाई जला देते हैं लोग, बिना यह सोचे कि जलाने की इस क्रिया में धरती के भीतर कितने सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, कितनी घास प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं और होती जा रही हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फायदा तो हो रहा है ना। धरती माँ को कष्ट हो रहा है तो होने दो, प्रकृति माँ को पीड़ा हो रही तो होने दो। ये तो दकियानूसी बातें हैं। कृषि अब संस्कृति नहीं, शुद्ध अर्थशास्त्र बन चुका है। जी हाँ, कृषि एक संस्कृति होती थी। कितने उत्सव, त्योहार, मेले ठेले, नृत्य, संगीत,
कृषि से संबंधित थे। एक वे ऑफ लाइफ थी, ये जीवन शैली थी, जिसमें हर क्रिया में, हर चरण में, हर सोपान में एक आनंद होता था, एक उत्सव होता था, एक उमंग होता था। पुराने जमाने में पूरे गांव का एक खलिहान होता था, जहां सब लोग मिलकर अनाज की दवाई करते थे। एक दूसरे की सहायता करते हुए खेती का काम आसानी से हो जाया करता था। आदिवासी संस्कृतियों में अभी भी कृषि का यह आनंद बचा है, लेकिन जहां जहां कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है, वहां वहां यह आनंद गायब होता जा रहा है। शुद्ध अर्थशास्त्र कृषि का आधार बनता जा रहा है। आर्थिक आधार पर घटनाओं की व्याख्या करने की मार्क्सवादी प्रणाली ने हमारी मानसिकता पर बड़ा ही बुरा प्रभाव डाला है। आर्थिक से आगे हम सोच ही नहीं पाते। अब लौटते हैं जीरो बजट खेती पर। वास्तव में यह प्राकृतिक खेती का ही एक प्रकार है। इसमें गौ आधारित कृषि की जाती है। गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और जीवाणुओं से युक्त मिट्टी के फर्मेंटेशन से घोल तैयार होता है, जो उर्वरकों के स्थान पर खेत में इस्तेमाल होता है। देसी बीजों का प्रयोग होता है और जुताई बहुत गहरी नहीं की जाती। इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि यह प्रकृति के निकट है। इसमें खर्च नहीं के बराबर आता है। उर्वरकों पर खर्च होता नहीं और जुताई का खर्च भी बहुत घट जाता है। बीज किसान के घर का होता है, जिसे खरीदना नहीं होता। इस प्रणाली में भूमि में प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है, जो रासायनिक उर्वरकों के अनवरत प्रयोग से दिनों दिन घटती जा रही है। मिट्टी नरम हो जाती है, इसलिए जुताई पर खर्च बहुत घट जाता है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि वर्षा का जल भूमि के नीचे उतरने लगता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए पानी की मात्रा भी बहुत कम लगती है। इस प्रकार बिजली की खपत भी कम होती है और गिरते हुए भूजल स्तर का भी एक अच्छा समाधान है। मित्रों, हालांकि जीरो बजट खेती प्राकृतिक खेती के बहुत निकट है, लेकिन खेती को प्रकृति से जोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना है। हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता एक महत्वपूर्ण चीज है। पूरा इकोसिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड है। इस लिंक को यदि हम कहीं भंग करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही प्रभावित होता है। इस तथ्य की भी खेती में गंभीर उपेक्षा हुई है। कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों का प्रकोप बढ़ने का एक कारण यह भी है। खेती के नाम पर वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर हुई है। वृक्ष बायोडाइवर्सिटी के प्रमुख अंग है। वे कितने ही पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। पेड़ पौधे मधुमक्खियों और तितलियों आदि के लिए आवश्यक हैं। झाड़ियां, जंगली पौधे, घास फूस तक बायोडाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण अवयव हैं और यह संपूर्ण पारितंत्र मिलकर कीट प्रबंधन की सबसे वैज्ञानिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। भूमि में असंख्य प्रकार के सूक्ष्म जीव व केचुए आदि पनपते हैं, जो मिट्टी को उर्वर, भुरभुरी व सरंध्र बनाते हैं अर्थात पोरस बनाते हैं। वे मिट्टी में बायो एलिमेंट बढ़ाते हैं। वृक्षों के पत्ते, डालियां आदि समय पर अपघटित होकर सड़ गलकर मिट्टी में कंपोस्ट खाद के रूप में मिल जाते हैं। मित्रों, शोध यह बताते हैं कि सबसे स्वस्थ मिट्टी जंगल की होती है। क्यों? वहां तो कोई यूरिया डीएपी नहीं पड़ता। सबसे स्वादिष्ट व गुणकारी फल भी जंगल के होते हैं। क्यों? उनमें क्या मिलाया जाता है? कौन सी खाद डाली जाती है? जंगल के पौधे कभी बीमार नहीं पड़ते। उनमें कीड़े मकोड़े व बीमारियां भी नहीं लगती। कैसे होता है यह? न तो वहां कीटनाशकों का प्रयोग होता है, न ही बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई छिड़काव वगैरह किया जाता है। यह संपूर्ण सृष्टि स्वचालित है। पहले तो मनुष्य ने इस स्वचालित तंत्र को भंग किया और फिर अपने दिमाग से, अपने खिटपिट से इसे चलाया। वह वही गलती कर रहा है जो चीन में माओ ने किया। जी हाँ, कृषि में हमने किया ये कि पहले तो बायोडाइवर्सिटी पर आघात किया और जब कीड़े मकोड़े बढ़ने लगे तो उन्हें मारने के लिए जहरीले रसायनों का इस्तेमाल किया। बीमारियां बढ़ने लगी तो इन्हें नष्ट करने के लिए भी रसायनों का उपयोग किया। ये रसायन कीड़े तो मारते हैं, लेकिन इनमें इन रसायनों के प्रति रेजिस्टेंस भी डेवलप करते हैं। इससे अगले साल और भी पावरफुल रसायन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यही हाल बीमारियां मारने वाले रसायनों का भी है। यहाँ तक कि खेती में उगने वाली घास को भी मारने के लिए हमने जहरीले रसायन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अपनी मूर्खता से हमने एसेट को लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ,
घास फूस एसेट है, वे पशुओं के लिए चारे का काम तो करते ही हैं। उन्हें काट कर यदि खेतों में बिछा दिया जाए तो ये बेहतरीन मल्चिंग भी करते हैं। इस बिछावन के नीचे केचुए और असंख्य प्रकार के जीव जंतु पनपते हैं जो मिट्टी को भुरभुरी और उर्वर बनाते हैं। ये मिट्टी में असंख्य छिद्र करके उनमें हवा का आवागमन सुनिश्चित करते हैं। इससे पेड़ों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। वास्तव में खेती यदि प्रकृति के अनुकूल हो तो कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का प्रकोप हो ही न। इकोसिस्टम में इन समस्याओं से निपटने का एक स्वचालित तंत्र है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वैज्ञानिक है। दूसरी बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के रूप में जो जहर खेतों में इस्तेमाल हुआ उसका कुछ भाग तो फसलों में आ गया जो खाद्य श्रृंखला का अंग बनकर हमारे शरीर में पहुंच गया, तो कुछ भाग धरती जल और वायु में पहुंच गया और पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा। पानी में घुलकर इन रसायनों का एक बड़ा हिस्सा वाटर साइकिल में पहुंच गया, कुछ तो नीचे उतरकर ग्राउंड वाटर में मिल गया और उसे प्रदूषित कर दिया, तो कुछ नदी नालों से होते हुए समुद्र में पहुंच गया। इस तरह खेती का जहर आज समुद्रों तक को प्रदूषित कर रहा है। इसी तरह मिट्टी और हवा को भी इन रसायनों ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदूषित किया है। कैंसर एक्सप्रेस का नाम सुना है आपने? यह एक ट्रेन है जो पंजाब के अबोहर से राजस्थान के जोधपुर के बीच चलती है। इस ट्रेन की विशेषता यह है कि इसमें भटिंडा से बीकानेर की यात्रा करने वाले कैंसर के मरीज बड़ी संख्या में होते हैं जो बीकानेर के कैंसर अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं। कैंसर की इस बीमारी का प्रमुख कारण यहाँ की खेती में बेशुमार केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है। यह ट्रेन बताती है कि मनुष्य ने प्रकृति को जो दिया है प्रकृति उसे लौटा रही है। इसी तरह पराली जलाना भी कितना प्रदूषणकारी है यह हम रोज सुनते हैं। इससे वायुमंडल तो प्रदूषित होता ही है, धरती में मौजूद असंख्य कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। कितनी घास प्रजातियां इस प्रक्रिया में लुप्त होती जा रही हैं जो बायोडाइवर्सिटी का महत्वपूर्ण अवयव थी और कीट प्रबंधन में भी अच्छी भूमिका निभाती थी। लेकिन मनुष्य है कि मानना ही नहीं चाहता, उसका लाभ हो रहा है न, बाकी बातों की वह परवाह क्यों करे। सोच कितनी अधार्मिक हो गई है। आधुनिक कृषि में एक और चीज हुई, देसी बीजों की उपेक्षा करके जीएम सीड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। देसी बीज हमारे यहाँ की जलवायु के हिसाब से हजारों साल में विकसित हुए थे। उनमें यहाँ की परिस्थितियों से पनपने और कीड़े मकोड़ों व बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी। इसके अतिरिक्त उनमें उगी फसलें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती थी। लेकिन जीएम सीड्स हमारे यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि शुद्ध देसी बीज ढूंढना मुश्किल हो गया है। मित्रों, एक कड़वी बात बोलूं, अत्यधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में जो तंबाकू की खेती होती है न, वह प्रकृति को स्वीकार्य नहीं है। तंबाकू प्रकृति ने कीड़े मारने के लिए बनाई थी, न कि मनुष्य के सेवन के लिए। अफगानिस्तान की समस्या के बारे में हम सब जानते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन इनमें से एक प्रमुख कारण वहाँ होने वाली अफीम की खेती भी है। चूंकि पाकिस्तान भी अफीम व्यापार के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह भी कष्ट पा रहा है। हालांकि उसके दूसरे कर्म भी हैं, लेकिन यह भी है। वास्तव में गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में शामिल जो 6 देश हैं, आपको बता दें, भारत की पश्चिमी सीमा पर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाने वाली रेखा को गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं और भारत के पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को मिलाने वाली जो रेखा है उसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये 3 और 3 जो 6 देश हैं, ये 6 के 6 इस पाप के भागीदार हैं। ये दुनिया को ड्रग खिलाकर स्वयं सुखी होना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी मूर्खता है, कर्मवाद के सिद्धांत की विपरीत बात है। एक गलती हमने और की है, देसी प्रजातियों के पेड़ पौधों की उपेक्षा करके यूकलिप्टस जैसे वृक्ष उगाने शुरू कर दिए। यह पेड़ भारत के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, भूजल को जमकर चूसता है, आसपास की देशी प्रजातियों के पेड़ पौधों पर भी दुष्प्रभाव डालता है। कभी आप इसको देखिए, इसके तने व इसकी डालें कितनी चिकनी होती हैं, पक्षी इनमें घोंसला नहीं बना पाते। हमने कहा न कि खेती के समय हमें पूरी डाइवर्सिटी का ध्यान रखने की नीति अपनानी होगी, लेकिन लोगों ने एक और तो आर्थिक लाभ के लिए यूकलिप्टस उगाने शुरू कर दिए, तो दूसरी ओर देसी वृक्ष उन्हें खेत के किनारे भी सहन नहीं हो पा रहे हैं। कहते हैं कि इसकी छाया में अनाज कम पैदा होगा, इस पर पक्षी बैठेंगे तो अनाज खाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता
कि ये देसी वृक्ष और ये जो पक्षी हैं, ये परोक्ष रूप से कितनी सेवा करते हैं, हमारी कृषि में कितनी मदद करते हैं। स्वार्थ की पट्टी आंखों पर इतनी जबरदस्त है कि कुछ सूझता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। अगली बात यह कि खेती और पशुपालन का अन्योन्याश्रित संबंध है। यह संबंध भी अब विच्छिन्न होता जा रहा है। गाय को खेती का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इससे गाय भी बचेगी और किसान भी बचेगा। पहले हर किसान के घर में गाय होना आवश्यक माना जाता था। सुबह उठते ही गौ माता का दर्शन शुभ माना जाता था। गाय केवल कृषि तंत्र का हिस्सा नहीं थी, धर्म का भी अंग थी। यह संस्कृति भी आधुनिक कृषि प्रणाली की भेंट चढ़ गई है। गायें दर दर भटक रही हैं, कट रही हैं, मर खप रही हैं। कहा न कि धार्मिकता का अभाव हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों की ऐसी आंधी चली है कि गोबर की खाद को लोग भूलते जा रहे हैं और गाय उनके लिए भार बनती जा रही है, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई ने बैलों की आवश्यकता समाप्त कर दी है। इसी तरह पहले बैलगाड़ियां होती थी, अब उनका स्थान भी ट्रैक्टर ट्रालियों ने ले लिया है। वास्तव में केवल खेती ही नहीं बदली, एक संपूर्ण संस्कृति बदल गई। इस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। पुराने गांव फिर से खड़े करने की आवश्यकता है, जिसमें सौहार्द हो, प्रेम हो, धार्मिकता हो। अगली बात यह है कि किसान यह भूल जाता है कि जो फसलें वह उगाता है और फिर बाजार में बेचता है, उसका अंतिम क्रेता कौन है? वही जो उन फसलों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन किसान शायद ही सोचता हो कि यह फसलें उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है। शायद ही वह सोचता हो कि रसायनों और विषैले कीटनाशकों आदि के प्रभाव से युक्त फसलें उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव डालेंगी। उससे क्या मतलब? उसने उसे MSP पर बेच दिया या बाजार में बेच दिया, पैसा जब जेब में रख लिया, आगे की वह क्यों सोचे? आखिर किसान का कोई धर्म उस उपभोक्ता के प्रति भी होना चाहिए कि नहीं, जो उसके उत्पाद का अंतिम खरीदार है। मैंने कहा न कि धार्मिकता का अभाव भी भारतीय कृषि की आज एक बड़ी समस्या बन गई है। धर्म उपभोक्ता के प्रति, धर्म धरती माता के प्रति, धर्म प्रकृति माता के प्रति, जीव जंतुओं कीट पतंगों के प्रति, कण कण के प्रति। धार्मिकता हमारी संस्कृति का अनिवार्य तत्व था, जिसकी अब घोर उपेक्षा हो रही है। खेती की प्रणाली में सुधार के लिए केवल आर्थिक मानकों पर बात करने से बात नहीं बनने वाली है, धार्मिक मानकों पर भी बात करनी होगी। भारतीय कृषि और कृषक दोनों की समस्याओं को सुलझाने के उपाय खंड खंड में नहीं हो सकते, टुकड़े टुकड़े में नहीं हो सकते। उपाय समग्र करने होंगे, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि समग्र है। जिस प्रकार एक अच्छा वैद्य केवल विशेष बीमारी का उपचार नहीं करता, संपूर्ण स्वास्थ्य का उपचार करता है, उसी तरह कृषि की समस्या को उपचार के लिए संपूर्ण कृषि तंत्र का उपचार करना होगा।